नेपाल की हालत इस समय पूरी दुनिया की नज़र में है। पिछले कुछ दिनों से काठमांडू और नेपाल के दूसरे हिस्सों में जो कुछ हुआ, उसने नेपाल की राजनीति, समाज और लोकतंत्र तीनों की बुनियाद को हिला के रख दिया। 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी, संसद भवन के बाहर आग, पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ सीधा टकराव, तकरीबन 20 लोगों की मौत और 300 से भी लोग ज्यादा घायल। मामला इतना बड़ा हो गया कि नेपाल सरकार को आपातकालीन बैठक करनी पड़ी और 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाए गए बैन को वापस लेना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह प्रोटेस्ट अचानक कैसे भड़क उठा? क्या वाकई ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ था या इसके पीछे और कोई गहरी कहानी छिपी थी? आइए इस पूरे जेनजी प्रोटेस्ट को समझते हैं। नेपाल सरकार ने 2024 में एक कानून लागू किया था जिसके तहत हर सोशल मीडिया कंपनी को नेपाल में एक लोकल ऑफिस खोलना और रजिस्टर्ड होना जरूरी किया गया था। सरकार का तर्क साफ था, देश में सोशल मीडिया पर फैलती फेक न्यूज़, नफरत और अनियंत्रित कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए यह कानून जरूरी है। लेकिन 2025 आते आते जिन कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उनके खिलाफ सीधी कार्रवाई की गई। करीब 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिए गए। इसमें से फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले प्लेटफॉर्म्स भी शामिल थे। यहाँ तक कि यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स को भी ब्लॉक कर दिया गया था। इसके बाद जैसे देश के युवा फट पड़े, कहा गया कि ये विरोध मुख्य रूप से जेनजी प्रोटेस्ट यानी नौजवान पीढ़ी का है। 10,000 से ज्यादा युवाओं ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी स्टार्ट कर दी, संसद भवन का गेट आग के हवाले कर दिया। लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक इस विरोध को सिर्फ जेनजी प्रोटेस्ट कहना सही नहीं है। 8 सितंबर को नेपाल की संसद के बाहर माहौल पूरी तरह बिगड़ गया। प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स तोड़ते हुए संसद भवन तक पहुंच गए, गुस्से से गेट में आग लगा दी, हालत काबू से बाहर हो गए। सरकार ने बाल बाल सोचने की बजाय सीधा आदेश जारी किया कि देखते ही गोली मारो, शूट एट साइट का आदेश दे दिया, जैसे हालात को और भड़काने वाला साबित हुआ। दर्जनों लोग गोलियों की चपेट में आए, 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो गई और 250 से ज्यादा लोग भी घायल हो गए। इसके बाद नेपाल में हालात और बिगड़े और पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच खुले टकराव होना शुरू हो गए। प्रोटेस्ट में लगातार मौतों की बढ़ती गिनती ने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री रमेश लेखक ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। उन्होंने यह इस्तीफा सीधे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को कैबिनेट मीटिंग के दौरान सौंपा और ये इस्तीफा इस बात का संकेत था कि नेपाल सरकार के भीतर भी इस फैसले पर एकता नहीं है। देर रात नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि देश में जो भीषण स्थिति बनी है उसकी वजह सिर्फ बैन नहीं बल्कि घुसपैठ है। उनके मुताबिक प्रदर्शनकारियों के बीच असामाजिक तत्व घुसपैठ कर गए, जिसने हालात को और भयावह बना दिया। ओली ने यह भी माना कि सरकार सोशल मीडिया बैन के फैसले को लेकर जनता को सही तरीके से समझाने की पूरी कोशिश में असफल रही। उन्होंने चेतावनी भी दी, हिंसा करने वालों को घुसपैठियों के खिलाफ न्यायिक जांच और कानूनी कार्रवाई होगी। अब असली सवाल ये है कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट इतनी तेजी से कैसे खड़ा हो गया। इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम ने इसकी तह तक जाने की कोशिश की। पता चला कि इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे एक एनजीओ था, हामी नेपाल। हामी नेपाल का मतलब है हम नेपाली। 2015 में बने इस एनजीओ की शुरुआत पहचान रही है आपदाओं में राहत कार्य। इसने नेपाल आर्मी के साथ मिलकर बाढ़ और भूकंप राहत कार्य किए, लेकिन धीरे धीरे इसने स्टूडेंट और प्रवासियों को मुद्दे पर आवाज उठाना शुरू किया। 2025 में इसने पहली बार खुलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ झंडा बुलंद किया। 36 वर्षीय संस्थापक चुदान गुरुंग ने 6 अगस्त को सोशल मीडिया पर खुलकर करप्शन के खिलाफ पोस्ट डाली और फिर 8 सितंबर को प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर यूथ अगेंस्ट करप्शन वाला बैनर इन्हीं ने जारी किया था। यही नहीं, काठमांडू प्रशासन से भी प्रोटेस्ट की आधिकारिक परमिशन भी हामी नेपाली ने ले ली थी। हामी नेपाल की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार इसे अब तक करीब 20 करोड़ नेपाली रुपए यानी 12.5 करोड़ भारतीय रुपए से ज़्यादा तक फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। फंडिंग देने वालों में बड़े बड़े ब्रांड शामिल हैं, जैसे कोला, वाइबर, गोल्ड स्टार, मुलबेरी होटल्स। यानी लोग पहले दिन से ही बैन को बाईपास कर बैठकों और चैट सर्वरों पर जुटने लगे। डिस्कॉर्ड सर्वर पर प्रोटेस्ट की डिटेल प्लानिंग हुई, किस दिन आना है, कैसे आना है और क्या सामान लाना है। युवाओं से कहा गया कि कॉलेज बैग और किताबों लेकर आओ, यूनिफॉर्म्स में आओ, ताकि यह केवल राजनीतिक आंदोलन ना लगे बल्कि स्टूडेंट मूवमेंट लगे। लेकिन याद रखिए, सोशल मीडिया बैन सिर्फ चिंगारी थी। असली गुस्से की वजह लंबे समय से चल रही थी बेरोजगारी, असमानता और भ्रष्टाचार। पिछले कई हफ्तों से सोशल मीडिया पर नेपो किड और नेपो बेबी जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे। युवाओं का आरोप है कि नेताओं और सेलिब्रिटीज के बच्चों को नौकरी और विशेष सुविधाओं में पूरा फायदा मिलता है, जबकि आम बच्चे संघर्षों में डूबे हैं। यह असमानता का गुस्सा पहले से ही लावा बनकर उबल रहा था और सोशल मीडिया बैन ने बस उसमें चिंगारी डाल दी। प्रोटेस्ट के दौरान हुई मौत और हिंसा ने इस मूवमेंट को और जटिल बना दिया। अब ऑर्गेनाइजरों ने घोषणा की है कि कोई भी छात्र क्लास में नहीं जाएगा,
स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी अनिश्चित काल के लिए बंद रहेंगे जब तक सरकार इन मौतों का जवाब नहीं देती। कह सकते हैं कि नेपाल इस समय एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नेपाल की ये लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया आज़ादी और बैन के खिलाफ है, या फिर ये आने वाले समय में नेपाल की राजनीति में यूथ बनाम सत्ता की जंग का पहला संकेत है। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को सुनकर? आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।